नमस्ते प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि हम किसके अंदर करते हैं तो टारगेट T20 सीरीज का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर आज 10 होने वाला है। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट टारगेट T20 सीरीज के कर चुके हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो साथियों, देखेंगे क्लास का पहला क्वेश्चन। क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर तक था? यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका मतलब जो राज्य का विस्तार था वो मतलब भारत से बाहर तक था, दूसरी कंट्री में भी इसका मतलब विस्तार था। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो सभी साथी बताएंगे ऐसा किसका राज्य विस्तार था जो भारत से बाहर तक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का ही था। यानी कि बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, यानी कि जो भारतीय शासक थे उनका राज्य विस्तार भारत से अलग मतलब बाहर तक था। तो वो किन किन का था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य और किसका? कनिष्क का। यहां देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कनिष्क ने कुषाण वंश का, यानी कनिष्क जो था वो क्या था? कुषाण वंश का महान शासक था। क्या था कनिष्क? वो था कुषाण वंश का महान शासक था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वो किस वंश का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो थे किससे? मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार कहां से कहां तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। क्या क्या शामिल था इसमें? भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। कनिष्क का साम्राज्य तजाकिस्तान, क्या है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक, यानी तजाकिस्तान का मतलब इनका कहां का शासन था? तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी कहां थी? तो वो थी मथुरा। कहां थी कनिष्क की दूसरी राजधानी? वो थी मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। यानी कनिष्क जो था उसने किसको जीतकर? कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी है पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी है ईंट। तो सभी साथी बताएंगे यानी कि अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? वो थे पत्थर। किसके? स्टोन के। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए थे। किससे? जो अशोक के स्तंभ बनाए गए थे वो किससे? एक ही प्रकार के जो पत्थर थे उससे तराश कर बनाए गए थे। इन स्तंभों को धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। किसके लिए? धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ आधार की तरफ मोटे तथा ऊपर की ओर या की तरफ क्रमशः पतले होते थे। यानी कि जो आधार की तरफ या नीचे की तरफ जो होते थे वो तो मोटे होते था, ऊपर की ओर जो होते थे वो पतले होते थे। स्तंभ के
मुख्य भाग को लोट तथा ऊपरी हिस्से को शीर्ष कहते थे। यानी कि जो मुख्य भाग था स्तंभ का उसे क्या कहते थे, लोट कहते थे, और जो ऊपरी भाग होता था उसे क्या कहता था, शीर्ष है। जैसे कि मतलब हम ही इंसान ही, मतलब इंसान में क्या होता है, जो सिर होता है उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष ही बोलते हैं। जैसे ऐसे इसमें मतलब जो इसका ऊपरी भाग था उसे शीर्ष बोला जाता, क्या बोलते थे, शीर्ष बोला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आगे, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो सभी साथी बताएंगे। यानी मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपवंश और महावंश को श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? दीपवंश और महावंश को श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो ग्रंथ है उनसे क्या प्राप्त होता है हमें? तो मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यानी शुंग वंश था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी है पुष्यमित्र। यानी कि इसका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक यानी कि अंतिम शासक सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी ये पुष्यमित्र शुंग था, उसने जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे या सम्राट थे वृहद्रथ, उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में एक सेनापति था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य सेना में क्या था? एक सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया। किस पर शासन किया? उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा थी। यानी कि शुंग वंश की राजधानी कहां थी? तो पाटलिपुत्र और विदिशा थी। भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। यानी कि जो भरहुत स्तूप था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। यानी जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे, कौन थे? वो थे देवभूति की हत्या किसने करवाई थी? तो उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश स्थापित हुआ। यानी शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो कर्ण वंश आया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर, ऑप्शन नंबर डी है मथुरा। यानी कि हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। यानी कहां थी? पुरुषपुर थी, जो अब पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कुषाणों ने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में शासन किया था। कहां शासन किया कुषाणों ने?
पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में शासन किया। कुषाणों ने अपने साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। क्या क्या शामिल किया? तो कुषाणों ने अपने साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। कनिष्क के शक संवत की शुरुआत की थी। क्या की थी? कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया। किसका आयोजन कराया था? तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, वो कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में इसने आयोजन कराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्षा निरंतर बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वर्षा दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी है वर्षा स्थिर रहती है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा निरंतर घटती चली जाती है, यानी सामान्य जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर पड़ता है वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पूरे वर्ष बारिश होती रहती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पूरे वर्ष लगभग पूरे वर्ष में यानी पूरे साल बारिश होती रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। यहां लगातार उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता रहती है। उसके बाद है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी भूमध्य रेखा उस पर सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं? तो लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की रोशनी बढ़ने से वाष्पीकरण और संघनन की दर बढ़ जाती है, यानी सूर्य की जो रोशनी बढ़ने के कारण क्या होता है? वाष्पीकरण और संघनन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बारिश कम हो जाती है। क्या हो जाता है? ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बारिश कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सूर्य पर काले धब्बों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के धब्बे। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा के धब्बे। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी के धब्बे। ऑप्शन नंबर डी है काले धब्बे। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सूर्य पर काले धब्बे को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के धब्बे, यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बों को सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सन स्पॉट कहते हैं। ये धब्बे सूर्य की सतह पर होते हैं और काले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? काले दिखाई देते हैं। सन स्पॉट सूर्य के फोटोस्फीयर क्षेत्र में होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य के फोटोस्फीयर क्षेत्र में होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की दृश्यमान सतह है। सन स्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्रों बनते। कहां बनते? सन स्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्रों बनते हैं। सन स्पॉट से निकलने वाली ऊर्जा से सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? सौर ज्वालाएं और सौर हवाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? सन स्पॉट से निकलने वाली ऊर्जा से तो सौर ज्वालाएं और सौर हवाएं बनती हैं, निर्माण होता है। सन स्पॉट पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं? तो ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं। सन स्पॉट को एज स्पॉट या लीवर स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन स्पॉट को तो एज स्पॉट या लीवर स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था सन स्पॉट को सबसे पहले? तो गैलीलियो ने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से
क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अल्पाइन जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक जलवायु, ऑप्शन नंबर डी है टुंड्रा जलवायु। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मानसून, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर होता है। क्या होता है इसमें? भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर होता है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर समुद्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? तो समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है या अपनाया? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। तो सभी साथी बताएंगे इससे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए आयरलैंड से। उसके बाद हमसे पूछा गया है देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया ली है, वो कहां से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम और भी देखेंगे, यानी कि हमने दक्षिण अफ्रीका से और के लिया है, तो हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने कहां से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से ही हमने ये लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है संविधान निर्माताओं द्वारा ... को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी सन 1929 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी सन 1930 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी सन 1931 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी सन 1932 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने निर्धारित किया कि 26 जनवरी सन 1930 का दिवस पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा एवं अब से ही 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता निर्णय करता है, वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? गवर्नर। यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे रखा है राज्यपाल राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत अथवा उसका सत्रावसान व विघटन कर सकता है। क्या कर सकता है? सत्रावसान व विघटन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा के सदस्य की निर्हरता के मुद्दे पर निर्वाचन चुनाव आयोग से विमर्श के पश्चात निर्णय करता है। किससे निर्णय करता है? तो निर्वाचन आयोग के
से विमर्श के पश्चात निर्णय करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी, यानी कि जो ट्राई फूड योजना थी वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। ट्राई फूड का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था। किसके तहत पंजीकृत किया गया था, तो इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम मल्टी एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। सूक्ष्म वन उत्पादों के संवर्धित मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ट्राई फूड योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राई फूड की एक संयुक्त पहल है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है केशव मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है लाड़ खान मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है कोणार्क मंदिर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है वो होगा केशव मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा केशव मंदिर। सोमनाथपुर के केशव मंदिर को चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोमनाथपुर के मंदिर को केशव मंदिर को चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह होयसल शैली की वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण एग्जाम्पल है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है यह मंदिर, भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में होयसल सेना के कमांडर सोमनाथ ने करवाया था। किसने करवाया था, तो सोमनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा खाता मेरा अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मेरा अधिकार मेरा खाता, ऑप्शन नंबर सी है मेरा खाता भाग्य विधाता, ऑप्शन नंबर डी है मेरा पैसा मेरे बैंक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है, वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त सन 2014 को की गई थी, जिसका नारा मेरा खाता भाग्य विधाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, यानी किस व्यक्ति की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है, वो है करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद। किसकी,
स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने? तो 1897 ईस्वी में 97 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया। इनका प्रसिद्ध नारा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए था। यानी कि इनका एक प्रसिद्ध नारा है, सभी को हमें ध्यान रखना है। यानी कि इनके जो नारे थे वो इतने मोटिवेटेड थे, यानी कि जब भी कोई नारों को ध्यान में रख लेगा, अगर अपने उनने माइंड में उतार लिए तो वो कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे हटने का नहीं है। यानी हमारा जो लक्ष्य है वो हम हर हालत में पाकर रहेंगे, ये हमारा हमेशा मकसद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी है आगा खान। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो सैयद अहमद खान है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का पूर्व नाम क्या था? तो मुहू मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। क्या था? मुहू मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। इसकी स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान शब्द के विचार का जनक माना जाता है। किसके माना जाता है? तो मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान शब्द के विचार का जनक माना जाता है। वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह ने आगा खां के साथ मिलकर मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल क्या है? फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है के.वी. कृष्ण राव, ऑप्शन नंबर बी है एस राय चौधरी, ऑप्शन नंबर सी है के.एम. करियप्पा, ऑप्शन नंबर डी है दीपक कपूर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को 15 जनवरी सन 1986 को भारतीय सेना का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया था। इससे पहले सैम मानेकशॉ को 1 जनवरी सन 1973 को भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? ऑप्शन नंबर ए है जनरल याह्या खान, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर डी है जनरल अयूब खान ने। तो सभी साथी बताएंगे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब किसने दिया था? वो दिया था जनरल अयूब खान ने। किसने? जनरल अयूब खान ने। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम उन्हें पाकिस्तान में अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने दिया था। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर और द मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर किसके नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है। और विराट कोहली का उपनाम क्या है? तो उसका नाम है
चीकू, यानी विराट कोहली का जो उपनाम है वो है चीकू। और हिटमैन के नाम से किन्हें जाता है तो वो है रोहित शर्मा। किसको? रोहित शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? वो की थी भारत ने। किसने? इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी। यह टूर्नामेंट भारत के शहरों नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, गोवा, कोच्चि और कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का शुभंकर खेलियो था। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर पहली बार अंडर 17 विश्व कप यानी वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। तो साथियों, एक मोटिवेशन शायरी के साथ अपनी क्लास को हम मतलब एंड करेंगे। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे कि हमें हर हालत में अपने सपनों को पूरा करना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।